हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो? चलो जल्दी से बताओ, क्लास स्टार्ट करें क्या? क्लास स्टार्ट करें अपन। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं आज। और क्लास में आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा सा आप एक बार आ जाओ, है ना, एक बार थोड़ा सा आओ और इस पर ध्यान दो, है ना। तो चलो, इसमें आज क्वेश्चन नंबर अपने को पढ़ना है पांचवा, तो हमने कर लिया था। 6 नंबर प्रश्न के ऊपर आते हैं, ठीक है। आज की ये क्लास है ना, ये बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। कल जो क्लास हम करेंगे वो 1.5 घंटा होगी। आज की जो संडे को छुट्टी नहीं होगी, संडे को लगातार क्लासें चलती रहेंगी। होली तक कोई छुट्टी नहीं है। सैटरडे को संडे को भी अपने क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो संडे को भी क्लास लेंगे और कल 1.5 घंटा लेंगे। आज मैं ना थोड़ा सा जल्दी इसको कंप्लीट कर दूँ क्लास को, ठीक है। लगभग आधे घंटे में इसको हम ओवर कर देंगे। आज 9 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। देखो, एक कथन दिया है और कथन में दिया है जल, हिम, वायु को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। भाई जल है वो भू आकृतिक कारक है ना। या जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक फैक्टर है ना, जियोमॉर्फिक फैक्टर है। स्टेटमेंट कह रहा है कि वाटर, स्नो एंड एयर आर कॉल्ड जियोमॉर्फिक फैक्टर्स। बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या है इस बात? इसका कारण है कि जल, हिम तथा वायु धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा क्या करते हैं, परिवहन करते हैं ना। तो इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, सब्सटेंस करते हैं ना, सब इनका, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इनको कैप्चर करते हैं, उठाते हैं, अधिग्रहित करते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। सर प्लीज टॉपिक भी करवाओ, है ना। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक हर टीचर का अपने एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मैंने जो है इसको आपका जो डिफेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका एनडीए, सीडीएस, है ना, एफकेट वगैरह, इनको ठीक तरीके से एनालाइज किया। सारे पेपर्स को मैंने प्रॉपर एनालाइज किया, ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी का एनालाइज करने के बाद में और मैंने एक चीज कॉमनली पाई है कि कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से करवाए जाए कि एंड मोमेंट पे जाकर भी आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो ना। तो सर प्लीज, विदाउट टॉपिक के क्लियर नहीं हो पाता है। सब टीचर टॉपिक भी करवा रहे हैं। तो चलो कल से जो ना अपने क्लास में एक काम कर लेंगे, कल से टॉपिक वाइज ले लेंगे बस। अब तुम खुश हो। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आप ना करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। मैं 100% की कोई गारंटी नहीं देता हूँ। यूपीएससी एग्जाम लेता है और अब मैं गारंटी जो है वो 70 से 80% क्वेश्चन की मैं जरूर ले सकता हूँ कि 70 to 80% क्वेश्चन आपके क्लास से मिल जाएंगे। जो क्लास में आपको पढ़ाया है वो नोट से उनसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कल अपने टॉपिक वाइज जो है ना उठा लेंगे और कल करवा देंगे, ठीक है। तो ये कथन भी ठीक है, ज्योमॉर्फिक फैक्टर इनको कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं और परिवहन करते हैं, अपने साथ बहा करके ले जाते हैं ना। ट्रांसपोर्ट और अधिग्रहण दोनों करते हैं। तो ये बात, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो अगले पर चलते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित है ना। विच के विच के विच स्टेटमेंट्स है ना, विच पेयर का हुआ आप, है ना, विच पेयर्स, ठीक है। विच पेयर्स इज और आर पेयर, विच पेयर्स इज और आर मैच्ड विद द respect to the landform characterized of each stage formed by flowing water। जब कोई नदी बहती है तो बहती हुई नदी किस किस तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। कल मैंने आपको बताया था, एक बात समझाई थी कि नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। नदी की 3 अवस्था होती है। एक जो अवस्था होती है, एक अवस्था उसको बोलते हैं यूथफुल स्टेज, ठीक है ना। यु अवस्था यूथफुल स्टेज, यूथफुल स्टेज होती है। दूसरी एक होती है जिसको बोलते हैं कौन सी, जिसको बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था जिसको कहूँ तो आप इसको कहोगे मैच्योर स्टेज कहोगे, है ना। मैच्योर स्टेज कहेंगे, मैच्योर स्टेज कहेंगे। फिर अगर इसके बाद में बात करते हैं तो तीसरी एक होती है वृद्ध वृद्ध अवस्था, है ना। ओल्ड स्टेज जिसको कहते हैं, तो एक को बोलते हैं ओल्ड स्टेज बोलते हैं। 3 अवस्थाएं हैं और इन 3 अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां नदियां बनाती हैं, ठीक है। देखो, जो टोपोग्राफीज होती हैं
एक तो होती है इरोजनल, जो अपरदन या कटाव से बनती हैं, और एक होती है डिपोजिशनल, जो अपरदित पदार्थ है उसके जमाव से बनती हैं। तो दो प्रकार की स्थलाकृतियां होंगी, एक अपरदन के परिणाम स्वरूप बनेगी और एक किसके परिणाम स्वरूप बनेगी, निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनेगी। दो प्रकार की स्थलाकृतियां होंगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो युवा अवस्था में उथली वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, जिसको हम गोर्ज, और गोर्ज का बड़ा रूप क्या कहलाता है, कैनियन कहलाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो कम से कम एक सही है, कम से कम एक सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी विकल्प नहीं हो सकता है और ये भी विकल्प नहीं हो सकता है। फिर मैच्योर जो स्टेज होती है, उस मैच्योर स्टेज के अंदर प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध, है ना, जिनको लेवीज कहते हैं या नेचुरल एम्बाइगमेंट कहते हैं या लेवीज कहते हैं। इनको लेवीज भी बोलते हैं, इसको लेवीज भी बोलते हैं, लेवीज भी बोलते हैं, है ना, लेवीज भी बोलते हैं इनको, ठीक है, लेवीज भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी इसको बोल देते हैं, या नेचुरल एम्बैंकमेंट इसको बोलते हैं। और एक आपका होता है वृद्ध अवस्था, इसमें बनती है गोखुर झील। वृद्ध अवस्था में गोखुर झील की बजाय इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए, गोखुर झील की बजाय इसका होना चाहिए आपका जो है, वृद्ध अवस्था में गोखुर झील कह सकते हैं। अंतिम स्टेज में जब नदी जाती है तो वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ती है तो ये बनाती है। तो कुल मिलाकर के आपका ये हो सकता है, तीन भी सही हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका अगर सही विकल्प आप मानोगे तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपका कौन सा है, तो आपका सी है। अब नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां होंगे, उन नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम नदी के बारे में बात करें कि नदी के द्वारा जो कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती हैं, तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ना, या फ्लोइंग वाटर, टोपोग्राफीज 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 formed by फ्लोइंग वाटर। अगर इसकी बात करते हैं तो बहता हुआ जो जल है या प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये कौन कौन सी हैं, तो प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी होंगी, अगर इस पर हम आए तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दो। प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होंगी, एक तो होंगी अपर्दनात्मक होंगी, इरोजनल होंगी, अपर्दनात्मक होंगी, इरोजनल होंगी, और दूसरी कौन सी होंगी, एक तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और एक निक्षेपणात्मक होंगी, है ना, निक्षेपणात्मक होंगी। तो दो प्रकार की होंगी, एक तो डिपोजिशनल और एक कौन सी होंगी, एक तो डिपोजिशनल हो जाएंगी, एक कौन सी हो जाएंगी, इरोजनल हो जाएंगी, ठीक है। दो प्रकार की होंगी। अब देखो, नदी के द्वारा अपर्दन के माध्यम से बनाई जाने वाली स्थलाकृति, वी आकार घाटी, वी शेप वैली, है ना, वी शेप वैली। और वी शेप वैली की जब हम बात करते हैं तो वी शेप वैली जो होती है ना, वो तो एक तो होती है गोर्ज, एक कैनियन होती है ना, कैनियन होती है, एक तो गोर्ज होती है और एक क्या होती है, कैनियन। ये अपर्दन से बनती है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र में मिडिल में बनती है, फ्लड आने से गोखुर झील, और थर्ड तो एंड में होता है, नहीं मतलब कुछ जगहों पर आप देखोगे ना तो कहीं पर देखने को आपको मिलेगा कि वृद्धावस्था में काउंट कर लिया जाता है गोखुर झीलों को। मैं जानता हूं कि बिहार में गंगा जब होती है तो मैच्योर स्टेज है, वो प्रौढ़ अवस्था है, और गोखुर झील सबसे ज्यादा आप देखोगे तो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो गोखुर झील जो है ना, वो होने चाहिए मेरे हिसाब से किसकी, तो गोखुर जो झील है वो गोखुर झील होनी चाहिए किसकी, तो ये होनी चाहिए प्रौढ़ अवस्था की। लेकिन प्राकृतिक तटबंध है ना, ये भी प्रौढ़ अवस्था में ही बनता है, नेचुरल एम्बैंकमेंट, समझे कि नहीं समझे। इस हिसाब से तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं, है ना। लेकिन चूंकि दिए गए विकल्पों के अनुसार अगर देखें तो 1 और 3 के हिसाब से यही सही होगा, आपका सी ही सही बैठेगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये है, तो गोर्ज और एक कैनियन हो गया। फिर अगर आप देखोगे तो नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र में होती है तो गोर्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। कल मैं गोर्ज और कैनियन बता चुका हूं। दूसरी बात अगर करोगे तो नदी जो है आपकी बनाती जलप्रपात और छिप्रिकाएं, है ना। जो छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं उनको छिप्रिकाएं बोलते हैं ना। तो
तो अगर हम बात करें तो इसमें आपकी एक और स्थलाकृति होगी और ये होगा आपका वाटरफॉल्स, है ना, जिसको हम वाटरफॉल्स को जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल्स। एंड एक आपका बनता है रैपिड्स बोलते हैं, जिसको रैपिड्स बोलते हैं, ठीक है ना, एंड रैपिड्स, रैपिड्स बोलते हैं, ठीक है ना, रैपिड्स बोलते हैं। तो जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं बोलते हैं ना। तो एक होता है जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं बोलते हैं। तो जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं, ये इसको बोला जाता है, जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं बोलते हैं। चलिए, जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं इसको बोला जाता है। तो ये लो जी, ये जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं होती है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो नदी जो है वो प्रवाहित होती हुई, और जब वो नदी प्रवेश करेगी पर्वतों से निकलेगी, और पर्वतों से जब वो निकलेगी तो पर्वतों से निकलने के बाद में, और नदी जैसे ही पर्वत के तलहटी में आएगी, तो पर्वत की तलहटी में जब पहुंचेगी, मान लो इस तरीके से ये पर्वत है, इस तरीके से, है ना, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, और नदी जब बहती हुई, और जब नदी बहती हुई आप देखोगे तो नदी जो है इस प्रकार से आपकी बहती हुई, और मान लो कि ऐसे बहती हुई, चलो एक बार देखो, इसमें इस तरीके से नदी जो है वो बहती हुई यहाँ से आई है, और बहती हुई जो नदी है ना, वो बहती हुई नदी पर्वतीय जो वो होता है, पर्वत का जो पर्वत पद होता है, या फुट हिल्स जो होते हैं ना, उन फुट हिल्स में छोटे छोटे लाए गए अवसादों को क्या कर देती है, वो अवसादों का, कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है, और इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख, ठीक है ना, ये होता है जलोढ़ पंख। अब जलोढ़ पंख ना कटाव से नहीं बना, जलोढ़ पंख या एल्यूवियल फैन जिसको बोलते हैं, ये एल्यूवियल जो फैन होता है, ये एल्यूवियल फैन का जो निर्माण है, वो एल्यूवियल फैन का जो फॉर्मेशन है, ये निक्षेपण से हुआ, जमने से हुआ, अवसाद के जमाव से हुआ। इसका मतलब एल्यूवियल जो फैन होता है ये अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, ये आपका जलोढ़ पंख जो है, वो जलोढ़ पंख या एल्यूवियल फैन जो है, ये जलोढ़ पंख आपकी कैसी है, ये निक्षेपणात्मक है ना। एल्यूवियल फैन जो है वो एल्यूवियल जो फैन है, ये एल्यूवियल फैन आपका कैसा है, एल्यूवियल फैन आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। फिर नदी इसके बाद में बहती है, प्रवाहित होती है, और नदी प्रवाहित होती हुई और मैदान के अंदर अपने किनारों पर क्या करती है, नदियां अपने आसपास के किनारों पर जो है अवसाद का जमाव करती हैं, और अवसाद का जमाव कर और निर्माण करती हैं किसका, प्राकृतिक तटबंध का, ठीक है। तो नदी जब बह रही है तो इस तरीके से मैदान से बहती हुई नदी क्या करती है, नदी अपने दोनों तरफ अवसाद का जमाव करती है, और अवसाद का जमाव करती है, और अवसाद का जमाव करके, और ये क्या बनाती है, तो ये नदी बनाती है अपने साथ लाए गए अवसाद के जमाव से किनारों पर प्राकृतिक तटबंध। इनको बोलते हैं नेचुरल एम्बैंकमेंट या लेवीज बोलते हैं इनको ना, प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं या फिर लेवीज बोलते हैं। तो ये तो नदी का पार्ट हो गया, और ये प्राकृतिक तटबंध हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध हो गया, ये प्राकृतिक तटबंध हो गया। तो लेवीज या फिर ये क्या हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, ठीक है, लेवीज या प्राकृतिक तटबंध हो गया आपका ये वाला, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध हो गया। क्लियर है बात। चलो, तो प्राकृतिक तटबंध का जो निर्माण है ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। इसका मतलब ये प्राकृतिक तटबंध जो है, नेचुरल एम्बैंकमेंट या लेवीज जो है, ये प्राकृतिक तटबंध कैसे आएंगे भाई, तो प्राकृतिक तटबंध आएंगे कैसे, ये निक्षेपणात्मक आएंगे, राइट, ये निक्षेपणात्मक आ जाएंगे। फिर देखो नदी जो है, नदी क्या करती है, बहती है, और बहती बहती क्या करेगी, ऐसे विसर्प, इस तरीके से ऐसा आकार में नदी इस तरीके से ऐसा आकार में बहेगी, और इस तरीके से नदी के द्वारा ये घूम करके बहना, इस तरीके से प्रवाहित होना, इसको कहते हैं विसर्पण। तो विसर्पण जो है ना, ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है, विसर्पण ना, विसर्पण नदी करती है, विसर्पण। इसको मियांडरिंग बोलते हैं, मियांडरिंग बोलते हैं। तो रिवर क्या करती है, मियांडर, और मियांडरिंग करते समय और कटाव करके ही एक झील का निर्माण करती हैं, और इसको हम ओक्सबो लेक या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। तो एक और होती है जिसको बोलते हैं गोखुर झील, या जिसको हम ओक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है ना, ओक्सबो लेक बोलते हैं। और ओक्सबो लेक की जब बात करेंगे तो गोखुर झील दुनिया में एशिया की सबसे बड़ी गोखुर जो झील है, वो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो ये आपकी बिहार में है, ठीक है ना, जिसको कांवर झील बोलते हैं, ठीक है। और अंतिम रूप से नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को अपने मुहाने पर जमा कर देती है, और उससे बनता है डेल्टा। तो डेल्टा जो है ना, डेल्टा, वो डेल्टा बनता है। तो डेल्टा जो है, ये डेल्टा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है।
अब मैं विसर्पण और ओक्सबो लेक के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ओक्सबो लेक और इसके बारे में आप सुन लो। विसर्पण यानी कि मियांडरिंग, ठीक है। तो मियांडर की अगर बात करेंगे ना, मियांडर, तो मियांडर एक नदी है, ठीक है। ये टर्की की एक नदी है ना, टर्की की एक नदी है, टर्की की एक नदी है, ध्यान रखना। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बल खा करके चलने वाली नदियों के अंदर है ना। टर्की कह दो या इसको एशिया माइनर भी कहते हैं, ठीक है ना, एशिया माइनर, ठीक है। एशिया माइनर या फिर टर्की की एक नदी है, ठीक है। एशिया माइनर या टर्की की एक नदी है, ठीक है। एशिया माइनर या टर्की की एक नदी है। और ये जो नदी है ना, ये जो नदी है ना दोस्तों, इस नदी की बात करें, मियांडर जो नदी है, इस मियांडर नदी की अगर अपन बात करते हैं तो जब भी कोई नदी दुनिया के अंदर, देखो सबसे ज्यादा बल खाकर दुनिया में कौन चलती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बल खा करके चलती है कौन, मियांडर नदी। और इसी मियांडर नदी के नाम से फिर नाम कर दिया गया, एक शब्द आ गया भूगोल के अंदर जोड़ दिया गया, और वो शब्द जोड़ दिया गया मियांडरिंग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है आपको इस बात को कि नदी को इस तरीके से बल खा करके चलना, इसे मियांडरिंग कहा जाता है, मियांडर बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब नदी का पानी इस तरीके से बहेगा तो आप जो है विज्ञान के अंदर फिजिक्स वगैरह में इस तरीके की चीजें पढ़ते होंगे, और आप इसमें पढ़ते होंगे, इस तरीके से आप पढ़ते, अबे यार, इस तरीके से आप पढ़ते होंगे कि जब जल ऐसे आएगा तो इस तरफ जल टकराएगा, और इस तरफ जब जल टकराएगा, ऐसे जब टकराएगा ये जल, तो ऐसे टकराएगा ना, तो इस तरफ क्या होगा, धीरे धीरे इस तरफ क्या होगा, कटाव होगा, ठीक है। फिर ये पानी आगे बहेगा, इधर से कटाव कर दिया, फिर ये पानी यहाँ से आगे बह गया और आगे बहेगा, फिर ये इधर कटाव करेगा, इधर कटाव करेगा, है ना, इधर कटाव करेगा, ठीक है ना, इधर कटाव करेगा, और फिर सामने जाकर फिर कटाव होगा, और सामने फिर ये कटाव करेगा, तो फिर ये ऐसे काट देगा, और इस तरीके से इधर से कटाव हुआ, इधर से कटाव हुआ, और ये जो जल था ना, अब ये जल क्या हो गया, अब ये जल जो था ये यहाँ से सीधा बहना शुरू कर देता है, और जब ये जल सीधा बहना शुरू करता है फिर ये यहाँ से वापस कटाव करेगा, है ना, यहाँ से कटाव करेगा, यहाँ पर भी कटाव करेगा, तो फिर यहाँ से कटाव होगा, कुछ यहाँ से कटाव होगा। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि क्या होगा कि यहाँ से ये पानी जो ऐसे बह रहा था, अब वो पानी ऐसे सीधा बहने लग गया, और जो पीछे जो भाग बच गया, इस पीछे बचे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। इसको हम ओक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है ना, ओक्सबो लेक बोलते हैं, ओक्सबो लेक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये कुल मिला करके आपकी बात हो गई ओक्सबो लेक, ठीक है, ओक्सबो लेक है आपकी, ठीक है ना, राइट। ओक्सबो लेक इस तरीके से बनती है, तो मियांडरिंग के द्वारा निर्माण होता है ओक्सबो लेक्स का, है ना, ओक्सबो लेक्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो ओक्सबो लेक का जो निर्माण है वो किससे होता है, मियांडरिंग से होता है, राइट। हाँ, थोड़ा 10 एक मिनट और पढ़ेंगे इसको, है ना, कल 1.5 घंटे से, 1.5 घंटे के लिए कल से क्लास। चलिए, किनका, इस यहीं पर लगी क्लास, मनीष सर का, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदियों के द्वारा निक्षेपण से बनी है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर मेड ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। नदियां निक्षेपण से कौन सी बनाती हैं, तो एक एल्यूवियल फैंस, है ना, जलोढ़ पंख, देखो एक बार बताओ, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा, नदी वेदिकाएं, जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा होगा, बताओ जल्दी से कौन कौन सी होंगी, एल्यूवियल, फेंस, डेल्टा, नेचुरल एम्बैंकमेंट और रिवर एल्टर्स, ये बताओ कौन कौन सी होंगी। इसका आंसर तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, ये तो आपके लिए आसान ही होगा, ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसको बताओ जल्दी से, ये बताओ, ये वाला बताओ जल्दी से, स्पीड से बताओ, इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, है ना, तो ये डी होगा, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां, डी इसका सही आंसर है, डी सही आंसर है। इसके बाद में देखो, इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्प कहते हैं। लूप मतलब इस तरीके से ऐसे घूमा हुआ, ऐसे, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। और एक क्वेश्चन आपको मैं और दे देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनी है। अपर्दन के फलस्वरूप कौन सी बनती है, गोर्ज, कैनियन, गंभीरभूत विसर्प, और एक है नदी वेदिकाएं। इसका एक बार आप आंसर और कर सकते हैं, इसको आप करो
जल्दी से इसका भी आंसर दो, और कल जो है अपने इनके ऊपर वापस से थोड़ा थोड़ा डिस्कशन एक बार कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अपर्दनकारी निक्षेपणकारी दोनों कारक है, जो अपर्दन भी करते हैं निक्षेपण भी करते हैं, कौन कौन से ऐसे आएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बोथ इरोजिव एंड डिपोजिशनल फैक्टर्स? फ्लोइंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर और विंड। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तीन आपके पास ऑप्शन है, इन तीनों को आप करिए। आज की क्लास में 9 बजे तक ले रहा हूँ, कल से 1.5 घंटा क्लास रखा करेंगे ना, क्योंकि एग्जाम तक जो है ना, अगर अपने 1 घंटा पढ़ेंगे या 50 मिनट पढ़ेंगे सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो इसको 1.5 घंटा क्लास को अपने करना पड़ेगा। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, लगाएंगे, एग्जाम तक पूरा सिलेबस करना भी है ना भाई। चलो ठीक है, थैंक यू। इन 3 क्वेश्चंस को लो, फिर कल कोई